दोनों आदमियों ने लड़की की लाश को बॉयलर में ठूंस दिया। काम पूरा होने के बाद भी उन्होंने उसे चिमटे से अंदर धकेला। बॉयलर शांत भाव से देखता रहा, यहाँ तक कि उसने 2 फावड़े कोयला भी डाला। जब लाश पूरी तरह जलकर राख हो गई तो उसने जमीन पर एक पीले रंग का ऊंची एड़ी का जूता पड़ा देखा। उसे अचानक बुरा लगा। यह ऊंची एड़ी का जूता बिल्कुल उस जन्मदिन के तोहफे जैसा लग रहा था जो उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को दिया था। क्या यह उसकी बेटी हो सकती है जिसे अभी अभी जलाया गया हो? हालांकि गिरोह के सरगना ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने जूता छीन लिया और उसे भट्टी में फेंक दिया। उसने उसे बताया कि यह एक दुष्ट अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का है जो अक्सर पर्दे के पीछे से गलत कामों में लिप्त रहता है। वे यह सब लोगों के लिए करते थे। फिर हमेशा की तरह उसने बॉयलरमैन के साथ अपने उपन्यास पर चर्चा की। यह देखकर कि बॉयलरमैन की रुचि नहीं दिख रही थी, उसने कुछ निर्देश दिए और अपने आदमियों के साथ चला गया। लेकिन बॉयलरमैन अभी भी बेचैन था। आखिरकार उसकी शिफ्ट बदलने का समय आ गया। बॉयलरमैन ने अपना घिसा पिटा कोट पहना, मुर्गे के खून की मोटी परत पर पैर रखा और उस फर की दुकान की ओर दौड़ा जहां उसकी बेटी काम करती थी। उसे पता चला कि उसकी बेटी उस दिन काम पर नहीं आई थी और बॉयलरमैन और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसकी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त बाहर आई और उसे बताया कि उसकी बेटी दुकान के पैसे लेकर भाग गई है और एक स्थानीय गुंडे के साथ भाग गई है। बॉयलरमैन को यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि उसकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन उसे यह भी उम्मीद थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सच कह रही होगी। अगर ऐसा है तो बॉयलर में जलने वाली उसकी बेटी नहीं होगी। 60 साल के बॉयलरमैन ने एक पल भी देर नहीं की और अपनी बेटी के घर दौड़ा। हालांकि काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी कोई अंदर नहीं आया। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने जल्दी से अपनी अतिरिक्त चाबी से दरवाजा खोला। अंदर जाकर उसने देखा कि दूसरा जूता लापरवाही से जमीन पर फेंका हुआ है। हालांकि उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी बेटी ही जली थी, लेकिन सच्चाई साफ थी। बॉयलरमैन दुहक से भर गया। उसने बचा हुआ ऊंची एड़ी का जूता उठाया और धीरे धीरे उखड़ू बैठकर चूल्हे की ओर चला गया। उसने जूता भट्टी में फेंक दिया। गुस्से से भरकर वह मुड़ा और अलमारी की ओर चला गया। उसने अपनी भूली बिसरी सैन्य वर्दी निकाली। कई सालों पहले सेवानिवृत्त हुए इस युवक ने कभी सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापे में उसे फिर से युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा। बर्फ और बर्फ में चलते हुए बॉयलरमैन को जरा भी ठंडक महसूस नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि गिरोह का सरगना जो उसका पुराना साथी था, उसकी बेटी के शव को उसके सामने क्यों जला रहा है। पता चला कि बॉयलरमैन एक युद्ध नायक था जिसने देश के लिए असाधारण योगदान दिया था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण वह फिर से घायल हो गया। अस्पताल में 3 महीने बिताने के बाद उसे मजबूरन सेवानिवृत्त होना पड़ा। लेकिन क्योंकि वह याकूत था, उसे कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलता था। उसे केवल बॉयलरमैन का काम सौंपा गया था। हालांकि गिरोह का नेता उसका साथी था। उसने कभी युद्ध नहीं देखा था, लेकिन अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण सेवानिवृत्ति के बाद भी वह एक समृद्ध जीवन जी रहा था। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह गुप्त रूप से कई अवैध धंधों में लिप्त था। वह अक्सर अपने मारे गए प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए अपना बॉयलर उधार लेता था। वह हमेशा बॉयलरमैन से कहता था कि ये बुरे लोग हैं जो देश को खतरे में डाल रहे हैं। बॉयलरमैन ने कभी संदेह नहीं किया और नहीं ध्यान दिया। वह अक्सर अपने उपन्यास पर काम करता था। उसने अपने द्वारा अनुभव किए गए सभी अन्यायों को अपने उपन्यास में शामिल किया। वह अक्सर जीविका कमाने के लिए बॉयलर जला देता था। अपने खाली समय में वह पड़ोस के बच्चों को अपनी लड़ाइयों की कहानियां सुनाता था। उसे इस जीवन में खुशी मिलती थी, लेकिन फिर भी उसका मालिक विभिन्न कारणों से उसका वेतन रोक लेता था। उसकी बेटी और गैंगस्टर की बेटी ने एक फर कंपनी की सह स्थापना की। हालांकि वे अच्छे कपड़े पहनती थीं। वे हमेशा बॉयलरमैन से पैसे मांगने आती थीं, लेकिन बॉयलरमैन अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। वह हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी जमा पूंजी दे देता था। जब तक उसकी बेटी अच्छी तरह रहती, वह बेर की राख खाने को तैयार रहता। उसे यह जानकर और भी राहत मिली कि उसकी बेटी गर्भवती है। वह जानता था कि उसकी बेटी एक रूसी के साथ डेटिंग कर रही है। अगर वे शादी कर लेते तो उसकी बेटी याकूत होने की अपनी दुविधा से मुक्त हो जाती। उसे अब अन्याय का सामना नहीं करना पड़ता। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस राजकुमार के बारे में उसकी बेटी बात कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि बाइसन था, जो गैंगस्टर का एक काबिल लेफ्टिनेंट था। बाइसन एक निर्दयी और कम बोलने वाला आदमी था। वह हमेशा अपने मिशन कुशलता से पूरे करता था। फिर वह शवों को नष्ट करने के लिए बॉयलरमैन के पास ले आया। बाइसन एक व्यभिचारी था। ऊपर से तो वह बॉयलरमैन की बेटी को डेट कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गैंगस्टर की बेटी के साथ भी संबंध रखता था। ब्लैक वुल्फ गैंगस्टर की बेटी बेहद प्रतिस्पर्धी थी। हालांकि वे साथ साथ पले बड़े थे। वह हमेशा उसे नापसंद करती थी। जब उसे पता चला कि बॉयलरमैन ने उसकी बेटी के लिए एक जोड़ी नए जूते खरीदे हैं, तो उसने तुरंत अपने पिता की तरह एक जोड़ी जूते मांगे। नई लड़की ने अपने नए जूते पहने खुशी खुशी बॉयलरमैन की बेटी को दिखाए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दरवाजा पसीने से लथपथ बाइसन खोलेगा। जब बाइसन ने उसे देखा तो उसने केवल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि ठंडे भाव से दरवाजा बंद कर दिया। इससे शिन जिन्नू का दिल टूट गया। इससे उसकी तीव्र भावनाएं फिर से भड़क उठीं। वह एक नीच याकूत आदमी को अपने प्रेमी को चुराते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सब कुछ वापस लेने के लिए दृढ़ थी। शिन जिन्नू लगातार गोलुगों की बेटी को कोसने लगी। अगर वह देर से नहीं भी आती तो भी वह उसे कोसती रहती। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कच्चे माल के प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण करने के लिए सुबह जल्दी उठी है या नहीं, लेकिन वह जितनी ज्यादा कोशिश करती, शिन जिन्नू उतनी ही असंतुलित होती जाती। फिर वह अपने पिता के पास गई और अपने और गोलुगों के बीच कलह का बीज बोया। उसने कहा कि गोलुगों तो बस एक बूढ़ा बदसूरत आदमी है। उसे सोवियत संघ के हीरो का सम्मान कैसे मिला और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर गैंगस्टर ने अपनी बेटी को युद्ध के मैदान में गोलुगों के शानदार कारनामों के बारे में बताया। उसने यह भी कहा कि वह तो बस एक सैनिक था जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उसे पदक नहीं मिला। और अतीत का गौरव बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। मायने यह रखता था कि पूर्व राष्ट्रीय नायक अब एक जलता हुआ कमीना बन गया था और वह खुद उस इलाके की एक जानी मानी गैंगस्टर बन गई थी। आंखें यह देखकर कि उसे मनचाहा फल नहीं मिल रहा था, शिन जिन्नू ने गोलुगों की बेटी की फिर से बुराई करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि फर की दुकान उसके परिवार का निवेश है, वह आधा मुनाफा क्यों ले, और तो और उसे रोज कुछ भी तो नहीं करना पड़ता। गैंगस्टर ने कहा कि दुकान का आइडिया गोलुगों की बेटी का ही था, लेकिन वह भी याकूत जनजाति से थी, इसलिए उसके लिए आधा मुनाफा लेना सामान्य बात थी। शिन जिन्नू एक पल के लिए अवाक रह गई। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वह किसी का बॉयफ्रेंड चुरा रही है, इसलिए वह हंगामा करने लगी। उसने जोर देकर कहा कि उसके पिता को गोलुगों की बेटी से पूछताछ करनी चाहिए। शायद गैंगस्टर का शुरू से यही इरादा था। शायद अपनी बेटी के प्यार में उसने बाइसन को बुलाने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसने मांग की कि वह गोलुगों की बेटी से छुटकारा पाले। वाइल्ड बुल सचमुच एक निर्दयी हत्यारा था। आदेश मिलने के बाद उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं हुई कि उसका निशाना उसकी मंगेतर थी। गोलुगों की बेटी ने खुशी खुशी अपने प्रेमी के लिए दरवाजा खोला। उसे हैरानी हुई जब उसने अपनी जेब से खंजर निकाला और सीधे उसके दिल में घोंप दिया। बेचारी लड़की को अपनी मौत तक कभी पता नहीं चलेगा कि उसके इतने सारे प्रेमी क्यों थे। वह एक पुरुष के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन वाइल्ड बुल ने यह सब अनसुना कर दिया। उसने एक चाबुक का थैला निकाला और अपनी प्रेमिका के शरीर को उसके अंदर रख दिया। फिर वह उसे उसके पिता के बॉयलर रूम में ले गया और गोलुगों के सामने ही उसकी बेटी को आग में फेंक दिया। गोलुगों हालात से अनजान जलाऊ लकड़ी डालने में भी मदद कर रहा था। जब उसे जमीन पर गिरी हुई ऊंची एड़ी के जूते मिले, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी की हत्या इन बदमाशों ने कर दी है।
गो लुगोंग ने गैंगस्टर का दरवाजा खटखटाया। अंदर पहुंचकर उसने अपने हथियार चुनने शुरू कर दिए। हालांकि अपने पुराने साथी को देखकर गैंगस्टर को कोई शक नहीं हुआ। उसने उसे अपने अनमोल की पोल भी दिखाए। वह गो लुगोंग के पहनावे के पीछे के मतलब से बिल्कुल अनजान था। गो लुगोंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना पोल मजबूती से उठाया। उसकी नुकीली नोक तुरंत काले बॉस की छाती में धंस गई। पता चला कि उस आदमी के जूते भी लाल थे। आवाज सुनकर भैंस दौड़ी हुई आई। गो लुगोंग ने उसका गला भी चीर दिया। तभी बॉस की बेटी आ गई। जमीन पर 2 लाशें देखकर वह दर्द से चीख पड़ी। हालांकि यह नई सुनहरी लड़की हर चीज की जड़ थी। गो लुगोंग ने उसे छोड़ दिया क्योंकि इससे उसकी मौत और दर्दनाक नहीं होगी। वापस लौटते हुए गो लुगोंग के मन में विचार उमड़ पड़े। दूसरों को जिंदगी भर दुहक में जीने के लिए मजबूर करने की बात करते हुए क्या वह भी वैसा ही नहीं था? अब उसका इकलौता परिवार चला गया था। गो लुगोंग को अब जीने की कोई वजह नहीं मिल रही थी। वह निराश होकर गोलू के कमरे में लौट आया। वापस उस जगह पर जहां अनगिनत लाशें जलाई गई थीं। अब गो लुगोंग को एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था उनकी आत्माएं सभी बुरे लोग नहीं थीं, जैसा कि गैंगस्टर ने दावा किया था। उसने अपनी कहानी उस छोटी लड़की को सुनाई जो अक्सर सुनने आती थी और उसे चेतावनी दी कि भविष्य में कभी भी दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा न करे। गो लुगोंग का दूसरा युद्ध उसके दुखद जीवन की तरह ही जल्दी खत्म हो गया। उसने धधकती भट्टी पर नजर डाली, फिर चुपचाप खंजर निकाला, शांति से अपनी आस्तीनें चढ़ाई और अपनी कलाई की धमनी काट ली। इस ठंडी दुनिया में उसे और देर तक रहने की कोई इच्छा नहीं थी। न्यू वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।